हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सेशन, वो अब हमारा स्टार्ट हो गया है और इसी सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी साथ में देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से ये आपकी सहायता करेगा। साथ ही साथ जो टीजीटी, पीजीटी, DSSP इन सारी चीज़ों की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, होम साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला स्पेशली टीजीटी, पीजीटी के लिए मैंने चलाई है, उसको आप फॉलो करें और आप सारे सेशंस को देखें। निश्चित रूप से आपको उससे लाभ मिलेगा। अब हम अपने ये यूजीसी नेट के लिए और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशली जो ये हमारी सीरीज़ है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से, उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, या फिर भंडारण से? तो वह किस कारण से होता है? सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन है, सूक्ष्म जीव के पैदा होने से क्या होता है, खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, स्पॉयल हो जाते हैं। और इसमें क्या है, जो मतलब दो तरह के होते हैं, एक तो बाहर से प्रदूषण होता है, उसको सुरक्षित करना होता है, दूषक पदार्थ मिल जाते हैं, और एक अंदर ही उसके जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उसके कारण भी खाना खराब होता है। तो भोज्य पदार्थ वायु दूषित तत्वों द्वारा संदूषित होते हैं। भोजन पकाने एवं सुरक्षित रखने, परोसने आदि की स्वच्छता संबंधी बातों की अपेक्षा करने से भोजन संक्रमित हो जाता है। इस तरह भोजन को हानिकारक तत्वों से संपर्क में होने की क्रिया को संदूषक या खाद्य पदार्थ विकृतीकरण कहते हैं। अब यह पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किसको कहते हैं, तो यह विकृतीकरण की परिभाषा बताइए और यह किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण रोधी है? बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, सेलेनियम या ये सभी? तो ऑक्सीकरण रोधी मतलब एंटीऑक्सीडेंट। कौन से? एंटीऑक्सीडेंट आपके, ठीक है। कौन से इसमें एंटीऑक्सीडेंट? बीटा कैरोटीन भी है, विटामिन सी भी है और सेलेनियम भी है। तो ये सभी एंटीऑक्सीडेंट तो हैं ही। और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये एंटीऑक्सीडेंट की लिस्ट में और भी चीज़ें हैं। ये तो आपका बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और सेलेनियम हो गया, और साथ में हम क्या लिख सकते हैं? विटामिन ई है हमारा, फिर कैरोटीन है, ठीक, और बीटा कैरोटीन इसमें लिखा ही है। फिर उसके बाद लाइकोपीन है, लाइकोपीन भी हमारा क्या? एंटीऑक्सीडेंट है। फिर उसके बाद क्या? ल्यूटिन, ल्यूटिन ये भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा जी एक्सांथिन जो है वो भी क्या है हमारा? आपका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आता है। जी एक्सांथिन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि ये तो विटामिन सी आपका, और बीटा कैरोटीन और सेलेनियम ये तो है ही, विटामिन ई भी है, लाइकोपीन भी है, ल्यूटिन भी है, और जी एक्सांथिन भी आपका एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमें और चीज़ें पता चली कि कौन सा ऑक्सीकरण इसमें एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन सा है। तो जो सेलेनियम है वो ऑक्सीकरण रोधी खनिज लवण है, ये तो हमको पता ही है सेलेनियम क्या है। और सेलेनियम सामान्य वृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति में अमूल्य भूमिका निभाता है। और जो विटामिन सी हमें किसमें? विटामिन सी जिसका कि नाम क्या है हमारा, कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या हमारा? विटामिन सी ये इस तरह से हमें पाया जाता है। ये तो कैरोटीनॉइड्स हमें, बीटा कैरोटीन कैरोटीनॉइड्स किस में? हमें वेजिटेबल में मिल जाता है। विटामिन सी भी हमें उसी में मिलता है। सेलेनियम किस चीज़ में है? कि सेलेनियम सामान्य वृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति में अमूल्य भूमिका निभाता है। सेलेनियम मांसपेशियों में पाया जाता है, परंतु जिन पशुओं की मांसपेशियों में सेलेनियम अनुपस्थित रहता है, उनके सफेद मांसपेशियां क्या होती हैं? रोगग्रस्त होती हैं। और तो ये चीज़ तो ये हो गया कि सेलेनियम किसमें? ये मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसायुक्त एसिड है, मतलब कि एसेंशियल फैटी एसिड इसमें कौन सा है? पामेटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है या लिनोलेक एसिड है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है कि लिनोलेनिक एसिड है वो क्या है, लिनोलेइक एसिड वो क्या होता है, हमारा एसेंशियल फैटी एसिड्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह लिनोलेइक एसिड ये पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें आवश्यक वसीय अम्ल कहा जाता है क्योंकि शरीर इनका निर्माण नहीं कर पाता है, मतलब इसको हमें पाने के लिए हमें बाहर से ही इसको लेना पड़ता है। जो चीज़ शरीर में हमारे आप खुद सिंथेसाइज हो जाती है वो नॉन एसेंशियल, उसके हमें बाहर से लेने की आवश्यकता, एसेंशियल वही है जो कि हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये आवश्यक होते हैं। इनकी पूर्ति केवल भोजन द्वारा हो सकती है। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाकर हृदय रोग की संभावना को कम करते हैं। आवश्यक वसीय अम्लों के अभाव से निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। प्रजननशीलता में कमी हो सकती है, दुग्ध निर्माण में कमी हो सकती है, जल का असंतुलन, त्वचा का अस्वस्थ होना हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन की पहचान करें। कौन सा हार्मोन है जो हमारे रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है? तो ये कौन सा है? ग्लूकागॉन जो हार्मोन है यह हमारे क्या करता है, मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यह हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन, ग्लूटेन, एल्ब्यूमिन या मायोग्लोबिन? तो अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। ठीक है, केसीन हमारे दूध में है और ग्लूटेन किस में है? ग्लूटेन हमारे गेहूं में पाया जाता है और मायोग्लोबिन, और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि आपको जो एल्ब्यूमिन है वह क्या है? अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो यहाँ अंडा क्या है? प्राणिज भोज्य पदार्थ। एक अंडे का मतलब यह अंडा कैसा किसके अंतर्गत आता है? ये एनिमल फूड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एनिमल हम लोग इंडिया में इसको क्या नॉनवेज की श्रेणी में रखते हैं और बाहर इसे कहीं कहीं पे वेज की श्रेणी में भी रखा जाता है। और एक अंडे का वजन कितना होता है? 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी, कितना? 30% अंडे की जर्दी होती है और 58% अंडे की सफ़ेदी होती है और 12% जो है वह अंडे का बाह्य आवरण होता है। अंडे की प्रोटीन निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? पहली है हमारी ओवल ब्यूमिन, जिसमें क्या है? अंडे के सफ़ेद भाग की मात्रा 55% रहती है तथा इससे फॉस्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है। कौन सा? ओवल ब्यूमिन जो है उसमें क्या, इसमें सफ़ेद भाग में इसकी मात्रा कितनी होती है? 55% रहती है। इसमें क्या है? फॉस्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्या है हमारा? आपका है आवल ग्लोब्यूमिन। इसमें क्या होता है? ग्लोब्यूलिन। यह किस रूप में रहता है? ये ग्लोब्यूलिन के रूप में रहता है। तीसरा है हमारा कॉर्न एल्ब्यूमिन। यह अंडे के सफ़ेद भाग में रहता है और इसकी मात्रा 13% होती है और इसी में क्या हमारा तांबा एवं जिंक रहता है। क्या इसी में कितना, अगर पूछा जाए तो कॉर्न एल्ब्यूमिन जो है इसी में ये कितना अंडे के सफ़ेद भाग में 13% होता है, इसी में तांबा एवं जिंक रहता है। फिर उसके बाद आवोम्यूसिन। आवोम्यूसिन क्या है? जो ये झाग उत्पन्न करता है वो क्या है? झाग उत्पन्न करता है तथा गाढ़ेपन लाने का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? आवोम्यूसिन। तो यह चौथा हो गया। पांचवा हम लोग एवेडिन जानते ही हैं और छठा क्या है? आपका आवोम्यूकाइड। और भी कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि अंडे में पाया जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है, बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो बहुत ही उच्च होती है। अंडे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो क्या होती है? बहुत ही उच्च होती है। नेक्स्ट है हमारा फीफो प्रणाली का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है? पहली बात तो ये फीको प्रणाली नहीं, ये क्या है? फीफो प्रणाली। कौन सी प्रणाली? फीफो प्रणाली। ठीक है, इस फीफो प्रणाली का उपयोग इनमें से किस? भोजन कक्ष में, खरीद में, व्यंजन सूची में या भंडारण में? तो ये इसका प्रयोग किस में किया जाता है? भंडार मतलब कि भंडार
में किया जाता है, जब किसी चीज़ को हम स्टोर करते हैं। तो ये फीफो प्रणाली है क्या? फीफो प्रणाली में क्या, इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ें पहले से हमारे स्टोर रूम में है उनको हम पहले यूज़ करेंगे, जो बाद में आई हैं उसको बाद जो मतलब जो पहले फर्स्ट इन जो पहले आई हैं उनको फर्स्ट आउट, उनको पहले बाहर निकालना है। जैसे मान लीजिए ब्रेड आपके पास पहले से अवेलेबल है, हम आज शाम को गए फिर ब्रेड खरीदा, तो ये नहीं कि हम जो आज शाम को गए उसी ब्रेड को हम पहले हम लोग क्या, जो पहले से हमारे पास भंडार है, जो हमारे पास पहले से स्टोर है उसका यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो स्पॉयल नहीं होंगे, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो फीफो प्रणाली है इसका प्रयोग किसमें, भंडारण या स्टोर, जो पेंट्री होती है बड़ी बड़ी, उसमें क्या होते हैं, भंडार में स्टोर में इसका प्रयोग किया जाता है। हमें किचन में भी ऐसा ही करना चाहिए, जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है उनको पहले हमें यूज़ कर लेना चाहिए, फिर नई चीज़ों को प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ पुरानी होती जाएगी उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़, सिरके का, नमक का, वॉशिंग सोडा तथा अमोनिया। तो उसका हम लोग किसका प्रयोग करते हैं कि प्रोटीन रेशो के बने कपड़ों को धोते समय रंग से निकलने से बचाने के लिए सिरके का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कपड़े में रंग ना निकले और कपड़े में क्या, चमक बनी रहे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं? एक्स किरणें, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या लाल दृश्य किरणें। तो यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह क्या है, कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं। ठीक है, रंगे हुए जो कपड़े हैं उनके लिए बहुत हानिकारक होती हैं, और इसीलिए हमें क्या, जब बहुत तेज़ धूप हो तो हमें कपड़ा बहुत तेज़ धूप में डायरेक्ट फैलाना नहीं चाहिए, और क्या, कपड़ा हमें थोड़ा सा छांव में सुखाना चाहिए। और धूप में फैलाने से क्या होता है, कपड़े के रंग उड़ जाते हैं और क्या, कपड़ा पुराना सा दिखने लगता है। अगर आप एक चीज़ और अगर आप कपड़ों को उल्टा करके फैलाते हैं तो आपके कपड़ों की चमक और क्या और उसका रंग दोनों बचा रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी वहाँ अल्ट्रावायलेट किरणें सही हो गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त की जा सकती? अविच्छिन्न रेखा, वैषम्य, श्रेणीकरण या पुनरावृत्ति। तो जो वैषम्य है इसी के कारण क्या होता है, डिजाइन में लय प्राप्त नहीं की जा सकती। जो वैषम्य डिजाइन ये इसमें क्या होता है, लय के क्या द्वारा क्या किया जाता है, डिज़ाइन में गति लाई जाती है, जिसमें डिज़ाइन के विभिन्न तत्वों को इस प्रकार संगठित किया जाता है जिससे आँख इसकी क्या अति सूक्ष्मता को ग्रहण कर सके और यह दृष्टि को रुचि केंद्र से दूसरी वस्तुओं पर सरकने में सहायता प्रदान करे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो लय वाली है और क्रमबद्धता है और पुनरावृत्ति है, और ये क्या है, आपकी जो क्रमबद्धता है जैसे श्रेणीकरण है, ये सब ये इसके प्रकार के, लय के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो अविच्छिन्न रेखा भी हो सकती है, टूटी रेखाएं भी, इधर उधर फैली हुई रेखाएं भी हो सकती हैं, लेकिन वैषम्य विषमता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, कमतर अपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा कौन सा है? मैट है, गिंघम है, कॉर्ड्राय है या सैटिन? अपघर्षण प्रतिरोधी है, अपघर्षण, कमतर मतलब सबसे कम अपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा कौन सा होगा? वो सैटिन होगा। क्या है वो? सैटिन का जो कपड़ा है वह क्या है, वो क्या वो आपका कमतर अपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा होता है। सैटिन बुनाई मूल ट्विल के समान ही होती है, अंतर सिर्फ यह होता है कि ताने बाने की बुनाई में गिनती अनियमित रहती है। सैटिन इसका तात्पर्य जिन ताने के धागों को नीचे से बाने का धागा जाएगा उसका स्थान बदल जाएगा। इसमें 12 तथा न्यूनतम 5 तानों के धागे से नीचे से बाने का धागा निकाला जाता है। मैं यहाँ सीधे सीधे बता दूं कि जो सैटिन है इसमें क्या होता है, इसमें फ्लोट मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए क्या होता है, यह बिल्कुल भी घर्षण को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, धन और ज्ञान। मानव संसाधन नहीं है।
ठीक। तो इसमें जो हमारा ये ऊर्जा है जो कि कार्य करने में जो खर्च होती है ये हमारे पास है, समय भी हमारे पास है, ज्ञान भी हमारे पास है और जो धन है या भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक, ये क्या है, भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। मानव संसाधन में दो संसाधन सम्मिलित हैं जो मनुष्य में वंशानुगत होते हैं, अर्थात उन्हें अलग नहीं किए जा सकते। कुछ क्या है वो कुशलता एवं मानवीय साधन भौतिक साधनों से अधिक सूक्ष्म होते हैं, जैसे ज्ञान, कुशलता, योग्यता, समय और ऊर्जा ऐसे महत्वपूर्ण मानवीय साधन हैं जो पारिवारिक सदस्यों में पाए जाते हैं। अमानवीय साधन क्या है, अमानवीय साधन वे सभी साधन होते हैं वो जो क्या है जो कि मानवीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कि भौतिक वस्तुएं हो गई, धन हो गई, सामुदायिक सुविधाएं हो गई, ये सब अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है रंग का एक आयाम है। रंग का एक आयाम कौन सा है? अनुपात है, छाया है, रंगों का संयोजन है या ह्यू है? तो रंग का एक आयाम क्या है? ह्यू है। क्या है? ह्यू है। ह्यू जो है ऐसा शब्द है जिसे जो क्या करता है, रंगों के नाम को दर्शाता है, जैसे लाल, नीला, हरा, पीला। जो नीले और हरे में जो अंतर है वही इसमें ह्यू में अंतर है। जैसे हरा नीलेपन में परिवर्तित होता है, उसका ह्यू भी परिवर्तित होता है और फिर वह हरे के स्थान पर नीला हरा कहलाता है। भौतिक शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कि प्रकाश विभिन्न लंबाई की तरंगों में विभिन्न दर की गति से यात्रा करता है और यह तरंगे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती हैं, जिसे हम रंग कहते हैं। वस्तु का वह गुण जो कि उन्हें इतना सक्षम बनाता है कि वह कुछ तरंग को परावर्तित करे और कुछ अभिशोषित भी कर दे। ठीक है, तो जो ह्यू क्या है वह एक रंग का आयाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है? तो कौन सी भावना है जिसके द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है? तो यहाँ पर सेल्फ है, स्वायत्तता है, आत्मनिर्भरता है। तो जो सबसे पहला जो था इसमें क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट वाला। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाता है। ट्रस्ट की भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है और स्टेजेस ऑफ ट्रस्ट मिसट्रस्ट जो है उनका कि जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर होता है। माँ बाप तथा परिवार के अन्य सदस्य जिस ममता, स्नेह, प्यार के साथ उसके साथ पेश आते हैं, अर्थात उसे खिलाते, पिलाते, चूमते और उसके साथ हंसते बोलते हैं, उसे बच्चे के भीतर उन लोगों के प्रति विश्वास का विकास होता है। निरंतर निर्विघ्न रूप से प्यार दुलार पाते रहने के कारण बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में अनेक आशाएं रखने लगता है और अगली अवस्था में विश्वास, ट्रस्ट के साथ पदार्पण करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, स्वलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुण से करते हैं। एकोलेलिया, अपर्याप्त मोटर विकास, दूसरे व्यक्तियों से जोड़ने की अक्षमता, बुद्धि लब्धिता का कम होना। तो स्वलीन बालक स्पष्ट रूप से पहचान में से किस गुण के द्वारा की जाती है? तो जो आपका एकोलेलिया है, आपका जो ये पहला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट हो जाता है। एकोलेलिया से स्वलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है तथा एकोलेलिया के द्वारा स्वलीन बालकों के गुणों को भी पहचाना जा सकता है। स्वलीन जो अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो एकोलेलिया है वह स्वलीन बालक के लिए उसके गुण को पहचानने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है? विस्तार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा? तो इसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का जब भी प्रयोग करेंगे तो वह कौन सी शिक्षा होगी? वह औपचारिक शिक्षा होगी। निश्चित स्थान होगा, निश्चित सिलेबस होगा ना, और ये आपका और शिक्षण पद्धतियाँ होंगी हैं, जिसके तो ये सारा किसका, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती हैं। इसमें एक नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थी की उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थाएं एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक सारणी का अनुसरण करती हैं।
इस प्रणाली में सभी को सामूहिक शिक्षा दी जाती है। तो ये यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, जो हमारे जितने भी कॉलेज स्कूल्स वगैरह हैं वो सब किसमें, फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन का में किसको दिया जाता है, मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि तुलना में, यहाँ पे ये जो है ये क्या जो छूट गया है, क्या है, तुलना, ठीक है। तो यह किस में किया जाता है, तुलना में किसको किया जाता है, इच्छाओं को, लागत को, संसाधनों को या उद्देश्यों को। तो किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है, तो किसकी तुलना हम करते हैं, मतलब जो शुरू में हमने बनाया और लास्ट में, ठीक है, मूल्यांकन की बात कर रहा है तो शुरू में कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसकी तुलना हम लोग लास्ट से करते हैं कि क्या शुरू में जो गोल हमने बनाया था उसको हम अचीव कर पाए हैं या नहीं। तो ये क्या है, ये उद्देश्यों की यहाँ पर तुलना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है कि किसी विकासकारी कार्यक्रम में मूल्यांकन की तुलना उद्देश्यों की तुलना की जाती है। प्रथम चरण में सर्वप्रथम प्रचार कार्यक्रमों के अंतर्गत उद्देश्यों को निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण संदर्भ में एवं कृषि कार्यक्रमों के उद्देश्य वार्षिक एवं ऋतुओं के अनुरूप होते हैं, जबकि शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य शिक्षण सत्रों के चरणों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें लघुकालिक उद्देश्य कहा जाता है। तो मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जो गोल सेट किए हैं उसको हम लास्ट में देखते हैं कि हम उसको कितना अचीव कर पाए हैं उद्देश्य, तो वह उसी का हम लोग क्या करते हैं, उसी की तुलना करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पोस्टर के उपयोग का उद्देश्य क्या है। पोस्टर के उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, अभिरुचि जगाना, प्रेरित करना या जागरूकता पैदा करना। क्या करना, जागरूकता पैदा करना, ये पैदा करना दिख रहा होगा आपको, और समझ उत्पन्न करना। तो पोस्टर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो पोस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं जागरूकता पैदा करने के लिए। क्या, जागरूकता पैदा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है कि पोस्टर का प्रयोग हम लोग क्या, जागरूकता पैदा करने के लिए करते हैं। पोस्टर जब कुछ चित्र और लिखाई के द्वारा किसी समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वैसे पोस्टर्स में चित्र की प्रधानता होती है। पोस्टर उसे कहते हैं जिसके द्वारा संदेश का प्रसार किया जाता है। इस विशेष की जानकारी देने हेतु, प्रेरित करने हेतु एक आकर्षक, सरल और रोचक माध्यम है। इसमें देखने वाले व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि चार्ट में क्या करता है, समझाना पड़ता है। इसमें यह क्या होता है, यह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ चित्र मात्र को देखने से ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या संदेश देना चाहते हैं हम जनता को। ठीक है, तो जो पोस्टर का प्रयोग है वो जागरूकता पैदा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृत्ति की, एटीट्यूड की माप करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो बोगार्ट्स है, थर्स्टोन स्केल है, गुडमैन स्केल है और लिकर्ट स्केल है। तो वो कौन सी स्केल होती है, वह लिकर्ट स्केल होती है। अच्छा, लिकर्ट स्केल क्या है, जो 1932 में एक थे जो रेंसिस लिकर्ट थे। तो 1932 में कौन थे, एक रेंसिस लिकर्ट थे। उन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया। उस पेपर का नाम जो था कि ए टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो सॉरी, एटीट्यूड्स, जो एटीट्यूड्स इस नाम का पेपर प्रकाशित किया। और इस पेपर का जब बाद में जो इस पेपर से जो कंक्लूजन निकाला गया, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था रेंसिस लिकर्ट। तो उन्हीं के नाम से क्या हो गया, लिकर्ट, उस स्केल का नाम क्या पड़ गया, लिकर्ट स्केल नाम उसका पड़ गया। उसमें क्या होता है कि जैसे भी कोई एक टॉपिक है तो वो उसमें अलग अलग से हैं। ठीक है, तो क्या, जैसे कोई इसमें 2 मार्क्स पाता है, किसी में 5 पाता है, किसी में 7 पा जाता है, अगर मान लीजिए 10 नंबर का है, और किसी में क्या पाता है, 6 नंबर पाता है। तो इसको हम लोग टोटल को तो हम लोग काउंट करेंगे ही, और साथ में ये भी काउंट करेंगे कि अगर इसमें अगर ये 10 नंबर का था तो इसमें 2 नंबर इसको क्यों मिला है, तो कौन सा पक्ष उसका कमज़ोर है या कौन सा पक्ष मजबूत है। तो इसीलिए जो समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, लिकर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। और यह स्केल क्या, बहुत ही विश्वसनीय है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ में मैं नेट के इस प्रकार के प्रश्न लेके आती रहूँगी, जिसमें कि PYQs के और MCQs के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।
आपकी सक्सेस का एक मूल मंत्र है, क्या है? कंसिस्टेंसी। आप लगातार पढ़ते रहें और साथ में पढ़ी हुई चीज़ों को आप रिवाइज़ करें। और साथ ही साथ में मेरी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी की भी हमारी अलग से 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उस पे भी वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो प्लीज़ आप उस पर भी जाएँ और देखें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। ओके।